फाइनली हम पढ़ने वाले हैं क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी के क्वेश्चंस क्वेश्चंस के आंसर्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपराध। अपराध क्या है, अपराध के प्रकार और इसके कारण और निवारण क्या है और इसके उपाय क्या है। जो अपराध होता है उसके क्या प्रकार हैं, अपराध क्या होता है, इसके क्या कारण हैं, अपराध क्यों होता है, इसका निवारण क्या है, इसके लिए रेमेडीज क्या है और इसके क्या उपाय हैं, अपराध को खत्म करने के क्या उपाय हैं। पढ़ते हैं इसका आंसर। अपराध किसी भी समाज में होने वाली वह गतिविधि या क्रिया है जिसके अंतर्गत कानूनी नियमों का उल्लंघन किया जाता है। साधारण भाषा में कहा जाए तो अपराध वह नकारात्मक प्रक्रिया है जिसके कारण सामाजिक तत्वों का विनाश होता है। अपराध एक बेहद गंभीर समस्या है जिसे कानूनी एवं सामाजिक दृष्टिकोण से गलत कार्य माना जाता है। ठीक है, अपराध जो समाज में गलत प्रकार की होने वाली गतिविधियां हैं उन्हें हम अपराध कहते हैं। जैसे चोरी है, डकैती है, लूट है, हत्या है, लड़ाई झगड़ा है, ये सारी क्या है, ये अपराध है। तो समाज में होने वाली वे गतिविधियां या वे क्रिया जिनके अंतर्गत कानूनी नियमों का उल्लंघन किया जाता है, जो कानूनी नियम होते हैं, जो कानून होता है उनका उल्लंघन किया जाता है, उसे ही हम अपराध कह सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद किसी भी देश या राज्य में अपराध की घटनाओं में वृद्धि होने से उस देश की शांति खंडन यानी कि शांति भंग होता है, शांति भंग होती है। किसी भी देश में कोई अपराध होगा, किसी भी राज्य में कोई अपराध होगा या फिर किसी भी समाज में कोई अपराध होगा तो वहां की शांति तो भंग होगी ही, जिसका सीधा परिणाम कानून व्यवस्था एवं समाज के लोगों पर पड़ता है। इसका सीधा जो असर है वो किस पर पड़ता है, समाज पर, समाज के लोगों पर और कानून व्यवस्था पर। इसके कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होता है, सभी लोग अपराध से प्रभावित होते हैं। विश्व के सभी देशों ने एकजुट होकर आपराधिक रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार के कानून लागू किए हैं। आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले हर व्यक्ति के लिए उचित दंड की व्यवस्था की गई है। बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं जो अपराध को रोकते हैं। आईपीसी है हमारी, लेकिन अभी बीएनएस है, बीएनएस और बीएनएसएस है। पॉक्सो एक्ट है जो बच्चों से रिलेटेड अपराधों को रोकने के लिए बनाई गई है। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ अपराध होने के लिए भी कानून बने हुए हैं, है ना। इस तरह से बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे कानून बनाए गए हैं जो अपराध को रोकने में कायम है, जो आपराधिक घटनाओं को रोकने में मदद करती हैं। ठीक है, फिर जेल जेल ग्रिलिंग के विचार। अपराध एक ऐसा कृत्य है जिसे समाज के लिए हानिकारक माना गया है, अतः वे अपराध को स्थानीय विधि के विरुद्ध किया गया दुराचरण मानते हैं। फिर है सदरलैंड। ये कहते हैं, सदरलैंड ने अपराध को परिभाषित करते हुए कथन किया है कि यह मानव का ऐसा आचरण है, उसका ऐसा व्यवहार है जिससे आपराधिक गतिविधियों का उल्लंघन होता है। मानव का वो व्यवहार, मानव का वो आचरण जिससे आपराधिक गतिविधि का उल्लंघन होता है उसे कहते हैं अपराध। इसके बाद हेल्सबरी के अनुसार, हेल्सबरी ने अपराध की परिभाषा इन शब्दों में की है, यह एक ऐसा अवैध कृत्य है, ऐसा इलीगल कार्य है जो लोकहित के विपरीत है तथा इसे करने वाले को विधि के अंतर्गत दंडित किया जाता है। ठीक है, ये तीन विधि शास्त्री हैं, इन तीनों के नाम याद रखना। अगर डेफिनेशन ऊपर नीचे हो जाए, जैसे कि आपने इसमें इसकी डेफिनेशन लिख दी या फिर इसकी डेफिनेशन इसमें लिख दी तो चल जाएगा, लेकिन इनके नाम ठीक लिखना। ठीक है, फिर इसके बाद अपराध के प्रकार। अब कौन कौन से अपराध होते हैं, संज्ञेय अपराध होता है जिसे हम गंभीर अपराध भी कहते हैं, असंज्ञेय अपराध भी होता है, संज्ञेय अपराध जिसे हम गंभीर अपराध कहते हैं, जो गंभीर किस्म के अपराध होते हैं वो संज्ञेय अपराध कहलाते हैं। असंज्ञेय अपराध जो कम गंभीर किस्म के अपराध होते हैं उन्हें असंज्ञेय अपराध कहते हैं। जैसे रेप है, मृत्यु है, लूट है, डकैती है, ये सब संज्ञेय अपराध है, गंभीर अपराध है। लेकिन छोटी मोटी चोरी है, छोटी मोटी मारपीट है, उसे कहेंगे हम असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, और इन दोनों के बारे में बताया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत। फिर आर्थिक अपराध होते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, जो व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों से संबंधित होते हैं। बाल अपराध होते हैं, बच्चों के अपराध, किशोर अपराध होते हैं।
ठीक है, ये सारे होते हैं अपराध के प्रकार, ये पांचों नाम याद रखना। और ये एक्ट है इनके लिए जिसमें रेगुलेट होते हैं। संज्ञेय अपराध, जिसे कहते हैं इंग्लिश में कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो कि बहुत ही गंभीर किस्म के होते हैं। संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आने वाले हर अपराध अत्यंत गंभीर होते हैं। इस प्रकार के अपराध करने वाले अपराधियों को प्रदेश की पुलिस यानी कि पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। जो गंभीर अपराध होते हैं उसमें पुलिस को किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आएगी और आपको उठा के ले जाएगी। ठीक है, आपको नहीं, मतलब जिसने अपराध किया है उसको उठाकर ले जाएगी। संज्ञेय अपराध में हत्या, किसी ने हत्या कर दी तो पुलिस को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत नहीं है, वो सीधा उठा के ले जाएगी। अपहरण, बलात्कार, आतंकवादी गतिविधियां आदि जैसे अपराध शामिल है। ऐसे कोई भी अपराध होते हैं तो पुलिस बिना किसी वारंट के, बिना किसी मजिस्ट्रेट की परमिशन के उठाकर ले जाएगी और आपको बंद कर देगी पुलिस स्टेशन में। और जो नॉन कॉग्निजेबल अपराध है यानी कि असंज्ञेय अपराध, इसमें पुलिस को मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, यह अपराध इतने गंभीर होते हैं कि इनमें दोषियों को फांसी या उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। संज्ञेय अपराध की श्रेणी में दंड प्रावधान को कुछ इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है कि उसमें अपराधी या संदिग्ध शंकापूर्ण व्यक्तियों को बिना किसी वारंट के, जिन पर शक हो, उनको बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाता है। संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आने वाले अपराधियों को पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा से भी गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, ठीक है, ये कुछ नाम याद रखना। इसमें आप लूट, डकैती, ये सारे नाम भी ऐड कर सकते हो कि जो गंभीर किस्म के अपराध होते हैं वो संज्ञेय अपराध कहलाते हैं। इसके अंतर्गत पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। इसके बाद है असंज्ञेय अपराध। नॉन कानून व्यवस्था के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध क्यों सामान्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है? इस तरह के अपराधों में सामाजिक हानि की संभावना कम होती है। असंज्ञेय अपराधों को संगीन अपराधों की श्रेणी में नहीं गिना जाता। यह वे अपराध होते हैं जिनके अंतर्गत शराब पीकर झगड़ा करना, मामूली सी मारपीट करना, गाली गलौज करना, यहाँ छोटी मोटी लिखा हुआ है, छोटी मोटी चोरियां करना, यातायात के नियमों का पालन न करना आदि अपराध होते हैं। असंज्ञेय अपराध करने वाले दोषियों को लघु अवधि यानी कि छोटी सी अवधि के लिए कारावास या जुर्माने जैसे दंड के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ये है असंज्ञेय अपराध, जो कि छोटी मोटी चोरियां होती हैं, लड़ाई झगड़ा है, किसी ने शराब पीकर लड़ाई झगड़ा करा या फिर गाली गलौज करी, तो ये है छोटे मोटे अपराध। फिर इसके बाद आते हैं हम आर्थिक अपराध पे, इकोनॉमिक ऑफेंसेस। जब कोई व्यक्ति निर्धनता के कारण अपराध करता है तो उस अपराध को आर्थिक अपराध कहा जाता है। आर्थिक अपराध में वह अपराध शामिल है जो जो उस अपराध को आर्थिक व्यवसायिक या आर्थिक गतिविधि के दौरान किए जाते हैं। जब व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हो जाता है तब वह इस प्रकार के अपराधों की गतिविधियों की ओर बढ़ने लगता है। जब कोई इंसान अपनी आर्थिक मजबूरियों की वजह से अपराध करता है तो उसे हम आर्थिक अपराध कहते हैं। अधिकतर मामलों में आर्थिक अपराध करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य जनता को नुकसान पहुंचाना नहीं होता, केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की नीयत से इस प्रकार के अपराधों को अंजाम देता है। ठीक है, फिर आते हैं हम इसके बाद बाल अपराध पे, जो बच्चों द्वारा अपराध किए जाते हैं। बाल अपराध, जुवेनाइल ऑफेंसेस। जब किसी बालक या बालिका द्वारा कानून का उल्लंघन किया जाता है तो उसे बाल अपराध कहा जाता है। कानून की दृष्टिकोण से 8 से 16 वर्ष से कम के आयु के बालकों को बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। ये मुख्य कारण है, ये 4 हटा देना। मुख्य कारण, पारिवारिक कारण, अगर परिवार में कोई दिक्कतें परेशानी है, फिर परिवार में ही कोई अपराधी है तो उससे वो सीख लेते हैं। सामाजिक कारण, वो समाज में गलत एक्टिविटी को देखकर गलत चीजें सीख लेते हैं। आर्थिक कारण, यहाँ आर्थिक लिखा हुआ है। आर्थिक कारण, अगर बच्चे आर्थिक रूप से उन्हें खाने के लिए सामान नहीं मिल रहा है या फिर उन्हें पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे हैं तो वो क्या करेंगे? चोरी करेंगे। अगर माँ बाप उन्हें पैसे नहीं दे रहे हैं तो वो बाहर से चोरी कर लेंगे। मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल कारण है कुछ कि बच्चा मानसिक रूप से ठीक नहीं है। राजनीतिक कारण, माता पिता का व्यक्तित्व, माता पिता का जो व्यवहार है वो, और संगति, बच्चा गलत संगति में है तो गलत चीजें ही सीखेगा। ठीक है, फिर है इसके बाद किशोर अपराध।
किशोर अपराध वह अपराध होते हैं जिनमें बच्चे किशोर अवस्था में यौन व्यवहार, बाल दुर्व्यवहार एवं नशीली दवाओं का सेवन करने लगते हैं। इसका प्रमुख कारण परिवार की खराब पालन पोषण व्यवस्था को माना जाता है कि परिवार में ही बच्चे की ठीक प्रकार पालन पोषण बच्चे का ठीक प्रकार पालन पोषण नहीं हुआ है। इसके अलावा अक्सर किशोर खराब पारिवारिक परिस्थितियों या पारिवारिक हिंसा के कारण भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने लगते हैं। जो परिवार की स्थिति होती है उन्हीं के कारण एक बच्चा जो है वो अपराध करने लग जाता है। परिवार में ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा, वो बाहर जाएगा, वो गलत लोगों के साथ बैठेगा तो गलत चीजें ही सीखेगा। अगर वो अपने घर में नहीं रह रहा है, बाहर दोस्तों के साथ ज्यादा घूम रहा है कोई बच्चा, तो जो दोस्त उसको सिखाएंगे वही वो सीखेगा। घर में उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो वो बाहर से चोरी करेगा। शराबी दोस्तों के साथ रह रहा है तो वो शराब पिएगा, नशाबाजी करेगा। तो ये सारे कारण होते हैं किशोर अपराध के। इसके बाद भारत में अपराध के कारण। अब क्या है भारत में अपराध के कारण? भारत में आपराधिक घटनाओं के कई कारण हैं, जैसे कमजोर कानून व्यवस्था। भारत में अपराध का मुख्य कारण पुलिस प्रशासन व कानून व्यवस्था में कमियों के कारण कई माफिया पुलिस अधिकारियों पर मानसिक व प्रशासनिक दबाव बनाते हैं, जिसके कारण भारत में आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। पुलिस को पैसे देकर छूट गए, सिफारिश लगवा ली, तो इससे क्या होते हैं? अपराध को बढ़ावा मिलता है। भारत के अधिकांश अपराधियों में पुलिस प्रशासन व कानून के प्रति भय नहीं रहा। जब पैसे दे के काम हो जाएगा तो भय काय करेगा? लोग यही सोचेंगे कि हाँ इसको 1 लाख रुपए दे दिए वो अपराध से बच जाएगा। उसने किसी का रेप किया है, उसने पुलिस को पैसे दे दिए, सिफारिश लगवा दी तो वो अपराध से बच गया। तो उनके अंदर भय रहेगा कहाँ से? अभी एक केस था गाजियाबाद का। गाजियाबाद में 4 साल की लड़की के साथ रेप किया गया था। रिसेंट का ही केस है। और अपराधी ने, जिस व्यक्ति ने रेप किया था, उसने ये कहा भाई मजा आ गया। उसको डर ही नहीं है किसी चीज का। उसने इतनी बड़ी बात बोल दी कि भाई मजा आ गया, उस लड़की को जान से मार दिया और उसको मजा आ गया। कहाँ रहा डर? क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ बताइए आप। खैर यहाँ तो मैं नहीं बोल सकती, बहुत सारी चीजें हैं नहीं बोल सकती यहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसके कारण यह अपराधी खौफनाक होकर बड़ी बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। बेरोजगारी। अब बेरोजगारी रहेगी तो इंसान कुछ तो करेगा ही। चोरी करेगा, मारी पीटा करेगा, खाना चुराएगा, पैसे चुराएगा, या फिर तिगड़मबाजी करके जॉब पाने की कोशिश करेगा। भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण बेरोजगारी की समस्या का उदय हुआ है, जिसके कारण अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। बेरोजगारी कई अपराधों का मूल कारण रही है। बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे लोग अक्सर अवैध कार्यों की शुरुआत करते हैं, जो आगे चलकर उन्हें एक अपराधी बना देती है। कुछ लोग 2 नंबर के काम करने शुरू कर देते हैं। जब उनको सीधे तरीके से जॉब नहीं मिलती तो वो 2 नंबर के काम करने शुरू कर देते हैं, अवैध कार्य करने शुरू कर देते हैं, है ना। केवल इतना ही नहीं, बेरोजगारी के कारण देश में भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को भी बढ़ावा मिला है। अक्सर लोग नौकरी का झांसा देकर कई लोगों से मोटी रकम वसूलते हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन कॉल करते हैं और कहते हैं ओटीपी बता दो, ये कर दो, वो कर दो। तो उससे क्या करते हैं वो बहुत सारे लोगों को ऐसे ही लूट लेते हैं। अभी बीच में वीडियो कॉल का भी चला था कि एक पुलिस प्रशासन वीडियो कॉल करती है सबको और बोलती है आप वीडियो कॉल के सामने रहिए, आपके ऊपर इतने का लोन है, आप इतने पैसे दीजिए। ये सारी चीजें हुई थी बीच में। तो ये सारे गलत चीजों को अपना लेती है बेरोजगारी, कि अब जॉब नहीं मिल रही तो हम इस तरह से पैसे कमाएंगे। और बीच में एक चीज और चली थी कि मैं तुम्हारी बुआ का बेटा, तुम्हारी मौसी का बेटा, तुम्हारे मौसी की बेटे का दोस्त ये बोल रहा हूँ, तुम्हारी दूर की मौसी है, दूर के फूफा के भाई का लड़का बोल रहा हूँ, मुझे अर्जेंट में 10,000 रुपए चाहिए, मेरा कोई हॉस्पिटल में बीमार है। और छोटी छोटी अमाउंट मांगते हैं सबसे, ताकि अगर छोटी छोटी अमाउंट एक इंसान ने भी 1,000 रुपए दे दिए और उन्होंने 10 लोगों से पैसे ले लिए, 10,000 रुपए हो गए। तो ये चीजें बीच में चली थी, ये सब थे बेरोजगारी के कारण ही ये सारी चीजें हो रही हैं, लोग अपराध कर रहे हैं, है ना। इसके बाद अक्सर लोग नौकरी का झांसा देकर कई लोगों से मोटी रकम वसूलते हैं, जिसके कारण देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। फिर लोगों का निजी स्वार्थ।
अब उनका पर्सनल इंटरेस्ट, व्यक्तियों के निजी स्वार्थ को किसी भी आपराधिक घटना का प्राथमिक कारण माना जाता है। अक्सर लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए विभिन्न प्रकार के अपराध करते हैं, जैसे चोरी, ठगी करना, अपहरण करना, कि अपहरण कर लिया कि अब इस व्यक्ति को छोड़ने के आप मुझे 10 लाख रुपए दो। तो ये लोगों के निजी स्वार्थ है कि वो जानते हैं कि सामने वाला जो पर्सन है उसका एक बेटा है और ये बहुत करोड़पति है, इसके बेटे को उठा लेते हैं और जब इसे ये छोड़ने के लिए कहेगा तो हम इससे एक मोटी रकम वसूल लेंगे। ऐसा ही होता है ना। फिर इसके बाद संस्कारों का अभाव, परिवार वालों ने बताया ही नहीं क्या गलत है क्या सही है, तो यहाँ पे आगे संस्कार। भारत की नई पीढ़ी में देश की संस्कृति एवं सभ्यता के प्रति जागरूकता में भारी कमी हुई है, जिसके फलस्वरूप युवाओं में नैतिकता का स्तर कम हुआ है। इसके कारण देश के युवा समाज में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के प्रति रुचि लेते अच्छे संस्कार के अभाव के कारण अक्सर युवा अवस्था में लोग पंथ भ्रष्ट कर रहे हैं, अपने पंथ को, अपने धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, जिसके कारण जाने अनजाने में या जानबूझकर भी वे कई आपराधिक घटनाओं में शामिल होते हैं। ठीक है। इसके बाद अपराध नियंत्रण के उपाय। अब अपराध को रोकने के क्या उपाय हैं? अपराध नियंत्रण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत होने वाली आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाई जाती हैं। अपराध नियंत्रण सरकार के द्वारा किए जाने वाला एक ऐसा प्रयास है जिससे अपराध को कुछ हद तक कम करने का लक्ष्य बनाया जाता है। अपराध नियंत्रण के लिए देश की सरकार कई प्रयास करती है, जैसे शिक्षा का प्रचार और प्रसार, के लोगों को पढ़ाओ, उनको अवेयर करो, आर्थिक उन्नति, भ्रष्टाचार को रोकना, पूर्ण नशा निषेध, नशे को रोक लो, कितना भी रोक लो लेकिन लोग पिए बगैर नहीं मानेंगे। कानूनी व्यवस्था में बदलाव। ठीक है। फिर है इसका निष्कर्ष। अपराध समाज के विकास और शांति के लिए एक गंभीर चुनौती है जो सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होता है। इसके नियंत्रण के लिए केवल कठोर कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिक्षा, रोजगार, नैतिक मूल्यों का विकास तथा जागरूकता भी आवश्यक है। सरकार, समाज और परिवार को मिलकर अपराध रोकथाम के लिए कार्य करना चाहिए। प्रभावी कानून व्यवस्था और सामाजिक सुधारों के माध्यम से ही अपराध मुक्त एवं सुरक्षित समाज की स्थापना संभव है। अभी जो वर्तमान में सजा मिलती है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। आप हिस्ट्री पढ़ना, ये अपराध शास्त्र की हिस्ट्री पढ़ना, उसमें बताया हुआ है कि पहले ना, इतिहास में पहले सजा दी जाती थी कि उनको उबलते तेल में डाल दिया जाता था। जो अपराध करता था उसको उबलते तेल में डाल दिया जाता था, पत्थर से बांधकर नहर में फेंक देते थे, हाथियों से कुचलवा देते थे, और जो कोड़े हैं, कोड़े से उनको मारते थे। उनके जो सर है, सबके सामने उनका सर काट दिया जाता था। ऐसी गंभीर सजाएं दी जाती थी पहले। अब क्या है कि 10 साल की सजा दे दी, 5 साल की सजा दे दी, 2 साल की सजा दे दी, या फिर सीधा फांसी की सजा दे दी, ये होता है। लेकिन पहले जो सजा दी जाती थी वो सबके सामने ये सजा दी जाती थी। सबके सामने हाथियों से कुचलवा दिया जाता था, उबलते तेल में डाल दिया जाता था, खोलते तेल में, गर्म पानी में जला दिया जाता था, पानी में फेंक दिया जाता था। ये होता था पहले। ठीक है। इसके बाद इसके कीवर्ड्स। अपराध की परिभाषा। अपराध की परिभाषा आप अपनी भाषा में लिख सकते हो कि जब कोई व्यक्ति समाज में ऐसा कार्य करता है जिससे कानून का उल्लंघन होता है और समाज विरोधी कार्य किए जाते हैं जो समाज को हानि पहुंचाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपराध कहते हैं। ठीक है। ऐसे कार्य जिनसे किसी दूसरे व्यक्ति को कोई हानि पहुंचती है, जैसे किसी का मर्डर होना, लूट होनी, चोरी होनी, किसी की हत्या होनी, ये सब क्या होते हैं? अपराध होते हैं। ठीक है। फिर विद्वानों की परिभाषाएं। जेएल ग्रिलिन ने परिभाषा दी कि समाज के लिए हानिकारक कार्य जो है वही अपराध है। सदरलैंड ने परिभाषा दी कि मानव का जो आचरण है, जब वो गलत तरीके का हो जाता है, जब वो ऐसे आपराधिक कार्य करने लगता है अपने आचरण से, तो उसे अपराध कहते हैं। फिर हेल्सबरी ने कहा लोकहित के विपरीत जो कार्य किए जाते हैं वही अपराध होते हैं। ठीक है।
इसके बाद अपराध के प्रकार। अब अपराध के हमने 5 प्रकार पढ़े थे। संज्ञेय अपराध जो कि बहुत गंभीर अपराध होते हैं, असंज्ञेय अपराध जो कम गंभीर अपराध होते हैं, आर्थिक अपराध जो इंसान की आर्थिक स्थिति से संबंधित होते हैं, बाल अपराध जो 8 से 16 वर्ष तक के नीचे के बच्चे अपराध करते हैं वो अपराध, किशोर अपराध जैसे नशाबाजी करना, जो किशोर अवस्था में लोग अपराध करते हैं, नशा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, वो सारे अपराध। संज्ञेय अपराध गंभीर अपराध जो संज्ञेय अपराध होते हैं वो बहुत ही गंभीर होते हैं, जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, आपको कोई सूचना नहीं देगी, सीधा उठा के ले जाएगी। जिसमें हत्या है, अपहरण है, बलात्कार है, और आप लूट इसमें लिख सकते हो, डकैती इसमें लिख सकते हो, किसी को जान से मारना एक होता है, इंसान का पूरी तरह से मर्डर कर देना, उसको पूरी तरह से खत्म कर देना, और एक होता है कि आपने मारने की कोशिश करी लेकिन वो मरा नहीं, बच गया, लेकिन हत्या करने की कोशिश आपने की। ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो। आप अगर सेक्शन लिख सको, अगर आपको बीएनएस के सेक्शन याद है, हत्या का सेक्शन आपको याद है, तो आप वो भी लिख सकते हो। 101 में हत्या को डिफाइन किया गया है, वो 63 में बलात्कार को डिफाइन किया गया है। अपहरण का शायद